बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जी, जो क्यूबा के अंदर अभी समिट हुआ है G77 प्लस चाइना का। तो इसके टेक अवेज लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कशन की गई हैं। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा रहा वो क्या था, न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर। कि भाई ये जो साउथ के कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, इन्होंने डिमांड की है कि हमें एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए। और अल्टीमेटली इनके साथ चाइना भी शामिल है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई बाकी तो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लेकिन चाइना और इंडिया साथ में इसके अंदर शामिल हैं। तो जो दूसरी और तीसरे नंबर पे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई हैं। अब यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखिए, क्यूबा के अंदर जो है ये इसका लोगो लगा हुआ है G77 2023 का। तो इसकी जो हेडशिप थी या प्रेसिडेंशियलशिप थी वो मिली हुई है क्यूबा को 2023 के लिए, और पिछले साल आपको पता है कि ये पाकिस्तान के पास थी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंबरशिप ऑफ G77 की, तो G77 जो है इसको इनिशियली जो है वो 77 कंट्रीज़ ने, क्योंकि ग्रुप ऑफ 77 है तो लाजमी बात है 77 कंट्रीज़ ने इनिशियली इसको जो है वो इसकी बुनियाद रखी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और इसकी बुनियाद कब रखी गई? 1964 के अंदर, 1964 में। और क्यों रखी गई? कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेके रखी गई, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज थे तो इन्होंने अपने जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेके कि भाई अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ तो हमारा मुकाबला नहीं है, तो अल्टीमेटली हमने डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी को लेकर और अपने एजेंडा को लेकर चलना है, तो इसलिए इसकी बुनियाद रखी गई। और इस टाइम पे इसकी जो एक्सपेंशन हो चुकी है और 134 मेंबर्स जो इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, और साथ में चाइना भी इसका मेंबर है, तो इसलिए इसको कहा जाता है जी G77 प्लस चाइना। अब इस समिट की जो डेट है वो क्या थी? वो थी 15 और 16 सितंबर 2023 को, और हवाना के अंदर हुआ ये, क्यूबा के अंदर। ठीक है, यानी क्यूबा ने होस्ट किया तो उनके कैपिटल हवाना के अंदर जो है ये हुआ। अब ये जो अगर इसका थोड़ा सा मजीद जो है वो पर्पस देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जो 77 कंट्रीज हैं इनका जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशनल हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर है। ठीक है, क्योंकि ये यूएन के अंदर है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो अल्टीमेटली जिनेवा के अंदर इनका जो है वो हेडक्वार्टर है। और 134 कंट्रीज इसके अंदर शामिल हैं, और इसकी जो मेंबरशिप है, चेयरमैनशिप है 2023 की, वो क्यूबा के पास थी, और 2022 की जो है वो पाकिस्तान के पास थी, जो पाकिस्तान ने लास्ट टाइम होल्ड की, जहां पे बिलावल भुट्टो साहब ने उसको अटेंड किया था। अब इसको जो बनाया गया था, उसको क्यों बनाया गया था? कलेक्टिव परसेप्शन ये था कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अभी तरक्की पजीर हैं, दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं, यानी एक होते हैं तरक्की याफ्ता जो डेवलप कंट्रीज हैं, और दूसरे तरक्की पजीर। तो तरक्की पजीर जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर से बनाया था अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए, यानी कॉमन इंटरेस्ट उनके या कॉमन प्रॉब्लम्स जो है उसको डिस्कस करने के लिए बनाया गया था, और उसके लिए एक जॉइंट एक्शन की जरूरत थी, तो इसलिए फिर G77 को बनाया गया यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंगली। अब इसका जो मेन पर्पस था वो था म्यूचुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करना और उनको सॉल्व करना, और खास करके इकोनॉमी को लेके, मैशियत को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए इन कंट्रीज के लिए जहां पे वो डिस्कस कर सके अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। तो इस टाइम पे जो इनका मेजर एजेंडा है वो क्या है जी? अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है इस टाइम पे इनका एजेंडा है, और इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्चुअली में, अब आप देख लें कि जो नेचुरल रिच रिसोर्सेज कंट्रीज हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं एक्चुअली में, और उनकी इकोनॉमी खा रहा कौन है? वो सारे कैपिटलिस्ट या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज खा रहे हैं। तो इसलिए इनको इससे बहुत प्रॉब्लम है कि भाई जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसके के तौर पे, या इकोनॉमिक ऑर्डर है ओल्ड, जो IMF जिसको लीड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक जिसको लीड कर रहा है, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे अमेरिका है अल्टीमेटली। तो वो सारे का सारा इनइक्वालिटी पे बेस कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना? यानी वो इंसाफ पर मबनी नहीं है, और वो तरक्की पजीर ममालिक के पैसे खाते हैं, ये तरक्की याफ्ता ममालिक, और खुद तो वो बहुत आगे चले गए, लेकिन जैसे क्लाइमेट जैसे चैलेंजेस जो हैं वो इनके सर छोड़ के चले गए, और साथ में अब ये भी कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट के चैलेंजेस हैं और इसलिए अब जो है आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, या उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इस बात के ऊपर ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, और ऊपर से जो कर्ज इनके ऊपर चढ़ जा चुका है, और ये आपको पता है पाकिस्तान के भी हालात इन्हीं में शामिल हैं। आप पाकिस्तान के हालात देख लें तो ये सारे कंट्रीज एक जैसे हैं जिनके हालात पाकिस्तान जैसे हैं, सिवाय दो चार को छोड़ के जो ग्रो कर चुके हैं, जो ऊपर जा चुके हैं, तो बाकी ऐसे ही कंट्रीज हैं। अब ये सारे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज, अब देखिए ग्लोबल साउथ के कंट्रीज कौन कौन से हैं, कि यहां पे अगर आप देखिए तो ये द रिच नॉर्थ है, कि ऊपर का जो नॉर्थ है सारे का सारा एरिया, ये वो कंट्रीज हैं जो सारे अमीर ममालिक हैं दुनिया के।
इसके अलावा जो नीचे है ये इक्वेटर लाइन अगर हम यहां पे मानते हैं कि ये बीच में इनकी डिवीजन है, तो यहां से नीचे जो है ये पुअर साउथ है सारे का सारा, और इसी को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। यानी कि ग्लोबल साउथ का मतलब ये है कि सारे कंट्रीज जो है ईस्ट में भी वेस्ट में भी ये मिला के जो नीचे की साइड पे आते हैं ये पुअर साउथ कंट्रीज हैं। तो ये ज्यादातर जो G77 की ग्रुपिंग है ये सारे कंट्रीज यहां पे बेस करते हैं, और ये जो है ये द रिच नॉर्थ से थके हुए हैं, और इनका ये कहना है कि जो रिच नॉर्थ है वो इनके पैसे खा चुका है, ठीक है, और इनके रिसोर्सेज को यूज करके वो अमीर बन चुका है। जैसे अमेरिका है, कनाडा है या यूरोप है, जो वेस्टर्न ब्लॉक है आप ये कह सकते हैं। तो ये वेस्टर्न ब्लॉक के अगेंस्ट में द पुअर साउथ इस टाइम पे इकट्ठा हुआ है, किसके अंडर में, चाइना के साथ मिलकर जो है वो इकट्ठा हुआ है। तो ये इनके चैलेंजेस हैं। और ये जो G77 प्लस चाइना है, अगर आप देखेंगे तो ये 80% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है, यानी दुनिया की 80% आबादी जो है वो ग्लोबल साउथ के अंदर है, ठीक है। अब ग्लोबल साउथ के अंदर 80% आबादी है, तो इसका मतलब नॉर्थ के अंदर कितनी होगी, 20% होगी। तो जो 20% आबादी है वो रिच है पूरी दुनिया की, और वो पूरी दुनिया के रिसोर्सेज या खास करके इन 80% लोगों के रिसोर्सेज खा रही है, जिससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्हें है कि भाई रिसोर्सेज हमारे, ये सब कुछ हमारा, लेकिन खा रहा कौन है, ये 20% जो रिच कंट्रीज हैं या वेस्टर्न ब्लॉक है एक्चुअली में, वो सारे का सारा खा रहा है। और क्यों खा रहा है, अपने इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर खा रहा है, अपने कैपिटलिस्ट सिस्टम के ऊपर खा रहा है, इन छोटे ममालिक का भी। तो इसलिए अब ये चाहते हैं कि हम न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर को लेके आए और उसको आगे लेके जाए, ताकि ये जो पोलराइजेशन है, ये जो तकसीम है, ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब क्या है जी, तकसीम जो है, ये बहुत ज्यादा तकसीम जो पैदा हो रही है कि नॉर्थ में सारे रिच कंट्रीज हैं, ठीक है, और साउथ में सारे के सारे जो हैं वो पुअर कंट्रीज हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी तकसीम पैदा हो रही है कि ये ममालिक गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, और हर अगले साल ये नीचे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ कर रहे हैं। क्यों नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर कर्ज इतना ज्यादा चढ़ चुका है इस ओल्ड इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से, कि इन्होंने टाइम टू टाइम IMF से कर्ज लेते रहे पाकिस्तान की तरह, और IMF इनके ऊपर कर्जे जो है वो डालता रहा और साथ में अपनी शराइत भी रखता रहा। तो इस टाइम पे ये IMF के कर्ज के अंदर, वर्ल्ड बैंक के कर्ज के अंदर, दुनिया को मालिक के कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह इनके हालात हैं। डॉलर महंगा है यहां पे इनके लिए, और ये वो मालिक हैं कि ये भी जो है जितना भी इनका 80% आप कह सकते हैं कि सारे का सारा बाहर से परचेज करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं, तो डॉलर ही देना पड़ता है। तो ऐसे में इनके हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं पाकिस्तान की तरह एज इट इज, ये इनके हालात वो हैं। तो जो नॉर्थ है वो मजे कर रहा है, अयाशी कर रहा है, उनके ऑर्गेनाइजेशंस लीड कर रही हैं, उनकी कंपनीज लीड कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आपको पता है वो सारे का सारा होल्ड करती हैं, छोटे मालिक के अंदर भी सारे इकोनॉमी पैसा वहां से लेके चली जाती हैं। तो इस वजह से अब ये चाह रहे हैं कि वो इकोनॉमिक ऑर्डर जो ओल्ड है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, उसको रिवाइव किया जाए ताकि तकसीम खत्म हो सके। अगर की पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एजेंडा ही ये था, तो इसी एजेंडे को लेके आगे बात की गई है, ग्लोबल साउथ पुश फॉर चेंज, कि जो ग्लोबल साउथ है उसने कोशिश की है, और वो ये कोशिश कर रहा है हर साल कि भाई किसी तरह से ये जो पोलराइजेशन इसको खत्म करके एक नए सिस्टम की तरफ जाया जाए। तो G77 प्लस चाइना का जो समिट हुआ, इसमें प्रमोट किया गया किसको, न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर को, कि अब हमें एक नया इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, जो कि अब ये जो पुराना है वो अनफेयर इंटरनेशनल ऑर्डर है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो साउथ के कंट्रीज हैं ये कह रहे हैं कि नॉर्थ के जो कंट्रीज हैं ये हमारा पैसा खा चुके, हमारे रिसोर्सेज खा चुके, हमारा सब कुछ खा चुके हैं, और फिर भी हमारे हालात बुरे से बुरे हैं, और वो उसी तरह हम पे रूल कर रहे हैं। तो ये अनफेयर इंटरनेशनल ऑर्डर है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है एक्सक्लूसिवली का मतलब, इंक्लूसिवली का मतलब अंदरूनी तौर पे, ठीक है, तो एक्सक्लूसिवली का मतलब है बैरूनी तौर पे। ये जो छोटे छोटे ममालिक हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो जाहिर बात है उनकी क्या पावर हो सकती है उनके पास। अब पाकिस्तान देखिए, रेकोटेक, हम इतना बड़े, हमारे पास रिसोर्स है, लेकिन हम उससे, हम कहते हैं भाई वो तांबा कॉपर सबसे ज्यादा दुनिया में वहां पे मौजूद है, लेकिन हम नहीं निकाल सकते। वहां पे कनाडा की जो कंपनी है उसके साथ हमारा मुआहिदा है, उसके साथ अभी हमने सऊदी अरब को भी साथ में शामिल किया है कि वो भी वहां से अपने मिनरल्स निकाले, और पाकिस्तान को कितना मिल रहा है, 20% तो पाकिस्तान ले रहा है, बाकी सारे का सारा ये लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि अपने ही रिसोर्सेज जो हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको निकाल सकें। अब ऑयल एंड गैस की कंपनीज आप देख लें पाकिस्तान के अंदर, जो टॉप लेवल की बाहर की हैं, जो अंदर की है OGDCL या दूसरी PPL वगैरह हो गई, उनकी वो स्ट्रेंथ यहां पे हमें देखने को नहीं मिलती। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये अनफेयर है, और ऊपर से जो हम कर्जों में डूबे हुए हैं, पूरा एक सिस्टम जो है वो हमने जकड़ा हुआ है बिल्कुल। हम जो है पेट्रोल आप देख ले 331 पे पहुंच चुका है, और कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे, क्योंकि IMF की छुट्टी नहीं, और ये कह रहे हैं कि ये 400 को शायद जाए, क्योंकि हमें पूरे करने हैं पैसे। पार्टिसिपेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ साहब हैं एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, वो जो है उन्होंने इसको लीड किया, साथ में अफ्रीकन लीडर्स थे, एशियन लीडर्स थे, और लैटिन अमेरिका जो है उसके लीडर्स इसमें साथ में शामिल थे।
और इन्होंने किस बात के ऊपर एम्फेसिस दिया जी कि भाई अब हर मुल्क का राइट है को डेवलप कर सके, बावजूद इसके ग्लोबल चैलेंजेस हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि देखिए क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भाई आप कार्बन की इमिशन को स्टॉप करें, ये कहा जा रहा है। और इसी में अब यहां पे इवेंट भी हो रहा है, ठीक है, या इवेंट भी हो रहा था। और इसी दौरान आपने देखा कि अमेरिका के अंदर जो एक वॉक भी हुई है, जिसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने दोबारा से सिविल सोसाइटी ने कहा है कि आप पाबंदियां लगाएं हर मुल्क के ऊपर को कार्बन प्रोड्यूस ना करे। तो अब सवाल यह है कि गरीब मालिक की क्या गलती है, अमीर मालिक कितना पैसा कमा चुके हैं और सारे का सारा जो है वो मिशन तो इनकी है। सबसे पहले नंबर पे जो है मिशन आप देख लें चाइना की है, कोयले के ऊपर आप देख लें, उसके बाद इंडिया की है। तो इसमें यहां पे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहां पे खड़े हैं, पाकिस्तान का कहां पे नाम आ रहा है। क्यूबन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी इससे एड्रेस किया, क्योंकि वो इसको होस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात के ऊपर स्ट्रेस दिया कि भाई जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको चेंज करने की जरूरत है। और ये इकोनॉमिक ऑर्डर जो है किसकी फेवर में है, ये फेवर करता है वेल्थी वेस्टर्न नेशंस को, यानी नॉर्थ को जो है, ये नॉर्दर्न कंट्रीज जो है उनको ये बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, जो वेस्ट ब्लॉक है। और ये वेस्ट का ब्लॉक क्या है, वेस्ट का ब्लॉक है कैपिटलिस्ट, यानी सरमायादाराना निजाम जो है ये वो है। अब सरमायादाराना निजाम के ऊपर ऑलरेडी बहुत डिटेल से जो है वीडियो बनी हुई, आप उसे देख सकते हैं। तो कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि जिसके पास जितना पैसा है वो इतना ऊपर है, उतना अमीर है। तो दुनिया के 1% लोग जो हैं वो अमीर हैं और दुनिया के 99% लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू, सरमायादारी के थ्रू। ठीक है कि सरमाए की जाहिर बात है बहुतात है, तो जहां पे जिसके पास सरमाया है वो उतना ही ज्यादा अमीर है और उतना ही ज्यादा अमीर होता जा रहा है। तो कैपिटलिज्म का सिस्टम या स्ट्रक्चर अब ऐसा बन चुका है कि उसमें अमीर अमीर से अमीरतर और गरीब गरीब से गरीबतर होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है। तो इसलिए अब जो अमेरिका है वो लीड करता है इस ब्लॉक को, कैपिटलिस्ट ब्लॉक को। क्या आपको पता है दुनिया की 99% मल्टीनेशनल जो है वहां पे हैं, और अगर वो ऑपरेट हो रही हैं चाइना के अंदर भी, तो तब भी उनके जो ओरिजिन्स हैं वो अमेरिका के अंदर ही हैं। जबकि चाइना इसके अगेंस्ट में जो है वो डेमोक्रेटिक एक सोशल डेमोक्रेसी को लीड कर रहा है, जहां पे पहले तो सोशलिज्म था लेकिन अब वो चेंज हो रहा है। तो इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं जी प्रेसिडेंट साहब क्यूबा के कि भाई ये जो क्लाइमेट के जो चैलेंजेस हैं इनको भी हमने जो देखना है, और जो ट्रेड अब्यूज है इसको भी देखना है कि आप गरीब मालिक को दबा नहीं सकते, ठीक है, इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, और ये जो मुसलसल आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इसको हम आगे लेके जाएंगे, उसको चेंज करेंगे। फ्रस्ट्रेशन विद करंट वर्ल्ड ऑर्डर। अब इसमें अगर हम ये बात करते हैं कि जो अभी मौजूदा निजाम है, जिसमें मैंने कहा कि सरमायादारी उसमें टॉप पे है और उसको लीड कौन कर रहा है, अमेरिका। तो दूसरी साइड पे ये जो G77 है इसके साथ प्लस लगा हुआ है चाइना का। इसका मतलब यहां पे भी हमें अमेरिका और चाइना का एक टाकरा देखने को मिलेगा कि अब एक साइड पे ये कह रहे हैं कि भाई ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अमेरिका की हुक्मरानी नहीं चाहिए, हमें डॉलर की हुक्मरानी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो इसका मतलब किसकी हुक्मरानी चाहिए, खुद तो ये कमजोर है। तो ये कह रहे हैं कि चाइना जो है अगर वो लीड करता है तो कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये चाइना को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि साउथ में भी है, दूसरा वो उसका जो मॉडल है वो डिफरेंट है, इस कैपिटलिज्म से डिफरेंट है। तो इसलिए अब जो डेवलपिंग नेशंस हैं ये सारे गरीब मालिक है, पाकिस्तान को इंक्लूड करके, ये सारे के सारे वेस्टर्न लीड इकोनॉमिक ऑर्डर से अब थक चुके हैं, उससे तंग आ चुके हैं। और साथ में जो यूक्रेन की वॉर है या क्लाइमेट के इश्यूज हैं, इसके ऊपर जो वेस्टर्न ब्लॉक जैसे अब वो नेटो एक जगह इकट्ठा हुआ है, या बाकी जो सारे क्लाइमेट के ऊपर इकट्ठे हैं और दुनिया को कह रहे हैं आप भी हमारे साथ चलें, तो इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। अब देखिए जैसे ग्रेन डील हमने जुलाई में देखा, तो जब स्टॉप हो गई थी तो उसके नतीजे के तौर पर कितना ज्यादा जो है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए थ्रेट पैदा हुआ, उनकी कमोडिटीज की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई। वो तो पहले से बेचारे मर रहे हैं हंगर से, तो उनके हालात मजीद खराब हुए, लेकिन अब दोबारा से बहाल हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह है कि यूक्रेन की वॉर जो है वो क्राइसिस की वजह, जिसको वेस्ट लीड कर रहा है। इसी तरह से जो यूएन के चीफ साहब हैं गिटर साहब, इन्होंने भी एडवोकेट किया फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज कि जो डेवलपिंग, क्योंकि यूएन के चीफ जाहिर बात है वहां पे मौजूद थे, उसको हेड कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने बात कही है कि भाई अब हमें किस चीज की जरूरत है, एक रिप्रेजेंटेटिव और रिस्पॉन्सिव वर्ल्ड की जरूरत है जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज को साथ लेके चले और रिकग्नाइज करे इनके चैलेंजेस को। यानी बजाय इसके कि देखिए अब यहां पर हम अगर जोड़ देखते हैं एक हमारा सोशल जो स्ट्रक्चर है, लेट सपोज उसके अंदर भी अगर हम बात करें सोशियोलॉजी के हवाले से, देखिए सोशल स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि जो इलीट क्लास है उसका उठना भी इलीट क्लास के साथ है, उसका बैठना इलीट क्लास के साथ है, उनके स्कूल, जिम, कॉलेजेस, हर चीज वो अपनी है, ऐसे ही है। तो जो गरीब हैं उनका उठना भी गरीब लोगों के साथ है, उनका उठना बैठना, उनके ताल्लुकात, उनके मामलात सारे गरीब लोगों के साथ है। ये हमारा सोशल स्ट्रक्चर है और पूरी दुनिया के अंदर यही स्ट्रक्चर है कि अमीर गरीबों के साथ नहीं बैठेगा, लेकिन पैसा कहां से कमाएगा, गरीबों से ही कमाएगा, उन्हें ही निचोड़ेगा। और गरीब अमीरों के साथ नहीं बैठेगा, लेकिन जाहिर बात है उन्हीं की जॉब्स जो है वो करेगा। तो जैसे हम एक इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से बात करते हैं, बिल्कुल यहां
यहां पे दुनिया के अंदर भी अब यही हो रहा है फिलहाल कि भाई जो अमीर ममालिक है गरीब ममालिक उनके लिए सर्व कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए नौकरी कर रहे हैं, और अमीर ममालिक जो है वो इनकी नौकरी की वजह से ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और क्योंकि गरीब के कोई राइट्स नहीं है, गरीब के कोई हुकूक नहीं है, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो शो कर सके, इसलिए अमीर जो है वो अपनी मर्जी से उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई अब हमें रिस्पॉन्सिव और रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड की जरूरत है जो कि इन चैलेंजेस को देख के आगे लेके जाए, और ये जो अब इतना ज्यादा डिफरेंस है जिसको पोलराइजेशन कहा जा रहा है, ये खत्म होनी चाहिए अब। और अब जो चैलेंजेस हैं अगर हम उनको देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है जी समिट के अंदर के जो चैलेंजेस हैं और जो एस्पायरेशंस हैं G77 कंट्रीज की, वो क्या हैं, वो बिल्कुल वैसे ही जारी हैं। उसमें सबसे बड़े इश्यूज क्या है जी, हंगर है, यानी भूख सबसे बड़ा है। अब आप अफ्रीका के ममालिक के अंदर देखिए तो वहां पे लोगों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशन वैल्यूज कमी है, क्योंकि वहां पे भूख है। मैंने लास्ट टाइम एक बार बताया था कि वो चूहे तक खाते हैं, लेकिन आप अगर खुद भी सर्च करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा वो चूहे तक खाते हैं, क्योंकि जाहिर बात है उनके पास कुछ खाने को है ही नहीं। तो अब चूहे भी तो प्रोटीन है, गोश्त है तो प्रोटीन तो है। इसी तरह से वो मट्टी खास किस्म की होती है, वो उसको जो है वो गर्म करके पका के खाते हैं इस तरह से। तो यानी कहने का मतलब ये कि आप उनकी अगर फूड हैबिट्स भी देखेंगे तो आपको बहुत अफसोस होगा कि एक साइड पे दुनिया जो है वो इतना खाना वेस्ट करती है और दूसरी साइड पे उनके हालात क्या हैं। तो उनके लिए हंगर जो है सबसे ज्यादा चैलेंज है। इन्फ्लेशन है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है उनकी करेंसी की वैल्यू नीचे आती जा रही है। उसमें पाकिस्तान, अब आप देख ले, पाकिस्तान आपके सामने है, आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। क्लाइमेट डिजास्टर सब ज्यादा फेस कर रहे हैं। अब देखिए लिबिया के अंदर जैसे फ्लड आया, जो बाकी ममालिक जो है या अफ्रीका के अंदर तो उस तरह से बारिशें नहीं होती, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं उनके अंदर, पाकिस्तान के आप लास्ट ईयर की देख लें कि यहां पे क्या हालात बने क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से। हालांकि हमारा जो इमिशन है उसमें हिस्सा बहुत कम है, लेकिन बावजूद इसके कि हम फेस कर रहे हैं इनको। इसी तरह से जो डेट है, जो कर्ज है, वो बहुत ज्यादा चढ़ चुका है ममालिक के ऊपर, इसलिए वो आप सपोर्ट चाहते हैं और एक फेयर ग्लोबल सिस्टम चाहते हैं जो कि इस तरह का ना हो, इंसाफ पे मबनी हो, जो कि शायद पॉसिबल कहीं नजर नहीं आता। यूनिटी एंड कॉपरेशन की यहां पे बात की गई है कि भाई अब हमें जो है वो ग्लोबल साउथ को, साउथ साउथ पार्टनरशिप जो है उसको आगे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और हमें यानी कि आपस की पार्टनरशिप, बजाय इसके कि हम देखें, अब ये मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने का, इसको समझिएगा। देखिए दुनिया के अंदर क्या हुआ 90s या 20s के अंदर, 20th सेंचुरी में आप खास करके कह सकते हैं कि दो ब्लॉक बने। एक ब्लॉक बना कैपिटलिस्ट ब्लॉक जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक बना सोशलिस्ट ब्लॉक जिसको रशिया जो है वो लीड कर रहा था, ठीक है। और उसके साथ साथ चाइना का भी वही मॉडल था। गो कि अब ये दोनों चेंज हो चुके हैं, उसके बाद 1991 के अंदर कोलैप्स भी हो गया रशिया। तो अब ये दो मॉडल एक दूसरे के अगेंस्ट में थे। अमेरिका कैपिटलिज्म को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था और वो कह रहा था कि भाई जमहूरियत जो है, हम जमहूरियत पसंद है, हम लिबरल है, हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो है उसको आगे लेके चल रहे हैं, फ्रीडम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जबकि रशिया ने इसके अगेंस्ट में एक दूसरा सिस्टम दिया सोशलिज्म का, कि जहां पे आपको किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की इजाजत नहीं थी। तो ये दूसरे एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े थे। अब बिल्कुल यहां पे इस टाइम पे पहले क्या हो रहा है, अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी में देखिए जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ क्या कर रहा है, ये साउथ को खा रहा है, ठीक है। और साउथ का इशू ये है कि साउथ ये कह रहा है कि भाई अगर हमें नॉर्थ खा रहा है तो हम एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और नया मॉडल क्या होगा कि अब नॉर्थ की कॉपरेशन को आगे लेके चलते हैं, जो साउथ है उसकी कॉपरेशन को आगे लेके चलते हैं, और ये जो नॉर्थ है, एलीट क्लास है, इसको निकाल देते हैं। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस पूरे ब्लॉक को एक ब्लॉक बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कम्युनिज्म आया, जैसे सोशलिज्म आया, और उन्होंने क्या किया, एलीट क्लास को परे धकेल दिया, उसके नीचे के तौर पर एक सोशलिस्ट क्लास सामने आ गई। बात समझ रहे हैं? तो एक सोशलिस्ट क्लास को यहां पे लेके आते हैं, यानी हम गरीब मुल्क की मिलके आगे बनते हैं। तो वहां पे इंडिविजुअली लोगों को यानी टारगेट किया गया। 20वीं सेंचुरी के अंदर रशिया चाइना के अंदर उन्होंने सोशलिज्म लेके आए और गरीब लोग ऊपर आके हुकूमत में बैठ गए, ठीक है। वो फेल हो गया। लेकिन अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई हम आपस की कॉपरेशन को आगे लेके चलेंगे, साउथ की कॉपरेशन को, ताकि हम इन वाले को देखें ही ना और ये हमें एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो हम मुश्तरका तौर पर अपना सिस्टम एक जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं कि हम इनसे उम्मीद नहीं रख सकते कि नॉर्थ जो है या जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये हमारे लिए कुछ करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि हमें अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है। और तभी जाके हम अपने चैलेंजेस को मीट कर सकते हैं। तो यहां पे तो एक टाकरा था, लेकिन यहां पे कॉपरेशन की जो है वो बात की जा रही है। इस टाइम पे अब देखते हैं कामयाब होता है कि नहीं होता। और पेंडेमिक से जो इंपैक्ट पैदा हुआ उसके ऊपर भी बातचीत की गई यहां पे कि भाई जो कोविड-19 है उसके के तौर पे जो ग्लोबल वैक्सीन की इनइक्वालिटी है वो भी हमें देखने को मिली कि अमीर ममालिक को तो मिल गया, लेकिन गरीबों को जो है वो छोड़ दिया गया मरने के लिए। क्यों? क्योंकि लीड जाहिर बात है पहले है। हर मुल्क के अंदर आप यही मॉडल देख लें कि गरीब के पास जो है वो रसाई नहीं है। अगर फ्री में मिल रही थी या फ्री में लग रही थी तब गरीब ने लगवाई है, लेकिन अमीर जो है वो तो प्लाज्मा भी ले लेके लगा रहा था। तो इसलिए जो है ये जो वैक्सीन की इनइक्वालिटी है इसको बात की गई, और साथ में कहा गया कि जो इश्यूज हैं उनको ज्यादा प्रमोट किया
जा रहा है, इसलिए अब हमें जो है वो इक्वलिटी चाहिए इस ऑर्डर के अंदर, अब हम इसको मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो खैर गरीबों की कौन सुनता है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा जी एट द एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर कि भाई अब हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि हम जो है वो जोर देंगे इसके ऊपर कि न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर जो है उसको प्रेफर किया जाए, उसका एक नया मॉडल जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाए और जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है उसको आगे लेके जाया जाए ताकि जो है हम इसको आगे लेके जा सके। तो ये तभी जो हमारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। तो एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो G77 जो है उस प्लस चाइना जो है उनका एजेंडा क्या था, उनका एजेंडा चेंज का था और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही थी यहां पे। तो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर है तो जाहिर बात है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही है और इसका मतलब यह है कि चाइना का वहां पे मौजूद होना ये मैसेज है अमेरिका के लिए या दुनिया के लिए कि भाई जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चाइना लीड करेगा, जिसको अब उसके आगाज हो चुका है, ठीक है, जिसका आगाज अब हम देख रहे हैं हो चुका है। तो अब G77 की जो एक्चुअल में लड़ाई है वो किसके साथ है, वो कैपिटलिज्म के साथ है, क्योंकि गरीब ममालिक अब या गरीब लोग तब तक ऊपर नहीं उठ सकते क्योंकि इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी हो चुकी है कि जब तक कैपिटलिज्म जो है इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इसलिए वो सोशलिज्म की तरफ देख रहे हैं, नहीं सोशलिज्म की तरफ नहीं देख रहे, चाइना की तरफ जरूर देख रहे हैं लेकिन वो सोशल कैपिटलिज्म की तरफ देख रहे हैं, यानी वो निजाम जिसके अंदर जो इस्लाम ने इंट्रोड्यूस करवाया इसको क्योंकि चाइना लीड कर रहा है तो जाहिर बात है इस्लाम का नाम यहां पे नहीं आता, चीजें मुख्तलिफ हो गई। तो इस्लाम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को प्रेफर करता है, ठीक है। इस्लाम ये कहता है कि भाई जिसके पास जितनी मेहनत है, जो जितना पैसा है वो लगा के कारोबार भी कर सकता है लेकिन वो एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, ज़कात भी देगा, एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, गरीबों के हुकूक का ख्याल रखेगा। और इसी तरह से एक वेलफेयर स्टेट की इस्लाम बात करता है कि भाई जो गरीब हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। अब यही मॉडल चाइना के अंदर फॉलो हो रहा है कि वहां पे सोशलिज्म भी है लेकिन साथ में कैपिटलिज्म का मॉडल भी फॉलो हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये एक नया मॉडल जो है यहां पे इंट्रोड्यूस होगा और चाइना उसको लीड करेगा। देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो ये जो है G77 और उसके जो है अंदर जो भी की टेकअवेज है यहां पे उसको डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।